सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन की बात कर रहे हैं, जहां पर बाबा साहब की गरिमामय उपस्थिति होती है। और इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही के उपरांत कुछ समितियों का गठन किया जाता है। इसमें उप समिति संख्या 2 है, जिसको जिम्मेदारी मिलती है प्रांतीय संविधान की प्रावधान करने के लिए, यानी कि प्रांतीय संविधान में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, किस तरह की शक्तियां किसको मिलनी चाहिए, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, मुख्यमंत्री हो या गवर्नर हो, विधान सभा हो या विधान मंडल हो, उन्हें किस तरह की शक्तियां प्राप्त हो, इस तरह का प्रावधान करने की जिम्मेदारी उप समिति संख्या 2 की है। उप समिति संख्या 2 में बाबा साहब भी अपने क्रांतिकारी विचारों को सदस्य होने के नाते रखते हैं और उसकी 5वीं बैठक होती है 15 दिसंबर 1930 को। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में 15 दिसंबर 1930 की जो 5वीं बैठक है, उसमें क्या कुछ घटित होता है और बाबा साहब किन मुद्दों को लेकर अपनी बात को रखते हैं, आज के इस अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे। साथ ही साथ 16 दिसंबर 1930 को पूर्ण अधिवेशन की समिति में प्रतिवेदन पर कुछ टिप्पणियां होती हैं, जिनके बारे में बाबा साहब जवाब देते हैं। वो भी बाबा साहब का जवाब हम जानने वाले हैं। यदि बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब ने किस तरह का रोल अदा किया प्रांतीय संविधान और जो आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 का हिस्सा बनता है, तो मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश आपको जरूर सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से। आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 25 से। बाबा साहब कहते हैं कि महोदय, नोबल मार्क्विस द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर मैं 1 या 2 टिप्पणियां करना चाहता हूं। मैं आरंभ में ही ये कह देना चाहता हूं कि उन्होंने उसमें बड़ी तर्कसंगत बात कही है। इस प्रतिवेदन में हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि विधान परिषद में कुछ हितों और अल्पसंख्यकों को नामांकन द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इसके साथ इस प्रतिवेदन में हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि गवर्नर का ये दायित्व होगा कि वह अपने मंत्रिमंडल में सभी वर्गों और सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रयास करें। महोदय, जब तक आप इस मंत्रिमंडल में इसकी व्यवस्था नहीं करते, गवर्नर को भी नामांकन द्वारा कुछ विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को शामिल करने का अधिकार होगा। मेरे विचार से यह एक अत्यंत असंगत स्थिति होगी। इस प्रतिवेदन में या तो यह व्यवस्था की जाए कि विधान परिषद के लिए कोई नामांकन नहीं किया जाएगा और सभी वर्गों को चुनाव द्वारा अवसर दिया जाएगा, अथवा यदि नामांकन की व्यवस्था की जाती है तो नामांकित सदस्य को यदि उसके साथी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर उसके साथ कार्य करने के लिए तैयार हों, मंत्रिमंडल में शामिल होने का अधिकार होना चाहिए। महोदय, इस ओर बैठे मेरे मित्रों का कहना है कि यदि हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि एक नामांकित सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकेगा अथवा उस पर मंत्रिमंडल का सदस्य होने पर प्रतिबंध नहीं है, तो ये बात उत्तरदायित्व के सिद्धांत के प्रतिकूल होगी। मैं वास्तव में स्थिति को समझ नहीं सका हूँ। जो सज्जन इसे जिम्मेदारी के सिद्धांत के प्रतिकूल मान रहे हैं, वे नामांकित सदस्यों के वोट लेने को तो तैयार है। मैं इस प्रतिवेदन को उसके वर्तमान स्वरूप में ले रहा हूं। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या संशोधन किए जाएंगे। यदि प्रतिवेदन को वर्तमान स्वरूप में स्वीकृत कर लिया जाता है कि विधान परिषद में कतिपय सदस्यों को नामांकित किया जाएगा, तो क्या ये सज्जन व्यक्ति ये कहना चाहते हैं कि उनके वोट अवैध होंगे? यदि सदन के निर्वाचित भाग से बने मंत्रिमंडल के सदस्य विधान परिषद के नामांकित सदस्यों के वोटों का वैध इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि इन सदस्यों के वोट सरकार की नीति के आधार बन सकते हैं, तो नामांकित सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य क्यों नहीं हो सकता? मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। यदि उनके वोटों से लाभ उठाया जा सकता है तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने पर क्या आपत्ति है? इसलिए नोबल मार्क्विस की बात बिल्कुल तर्कसंगत है। अतः हमें या तो नोबल मार्क्विस द्वारा पेश किए गए संशोधन में की गई व्यवस्था को स्वीकार करना होगा अथवा हमें दूसरे प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा, जिसके बारे में मेरे मित्र कह रहे हैं कि वे उसे बाद में प्रस्तुत करेंगे कि विधान परिषद में किसी प्रकार के प्रतिनिधित्व का तत्व शामिल न किया जाए।
भाषा कहते हैं कि मेरा निजी विचार यह है कि विधान परिषद को एक निर्वाचित निकाय बनाया जाए जिसमें किसी तरह का नामांकन ना हो। इस दृष्टि से मैं नोबल मार्क्वेस के संशोधन का अधिक समर्थक नहीं हूँ। यदि इस समिति अथवा बाद में किसी समय नामांकन की व्यवस्था की जाती है तो मुझे नोबल मार्क्वेस के साथ सहमत होना पड़ेगा और उनके संशोधन को स्वीकार करना पड़ेगा। दीवान बहादुर रामचंद्रन राव कहते हैं कि मैंने अभी जो भाषण सुना है उस पर मुझे आश्चर्य हुआ है। तब बाबा साहब कहते हैं आप आश्चर्य कर सकते हैं किंतु आप दोनों तरह से लाभ नहीं उठा सकते। दीवान बहादुर रामचंद्र राव कहते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान पद्धति के अंतर्गत नामांकित सदस्य मंत्री नियुक्त नहीं किए जा सकते। धारा 52 में ये स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी मंत्री 6 महीने से अधिक अवधि के लिए पद पर नहीं रह सकता जब तक कोई स्थानीय विधान मंडल के लिए निर्वाचित नहीं हो जाता। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं यह संक्रमण काल है। विधान मंडल में सहयोजित सदस्यता का विरोध करते हैं बाबा साहब। आखिर सहयोजित सदस्यता का विरोध क्यों करते हैं विधान मंडल में? तब बाबा साहब कहते हैं मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। पहली बात यह है कि बंबई में सहयोजित सदस्यता का हमारा अनुभव कोई अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहा है। सहयोजित सदस्यता एक कलंक बनकर रह गई है। भ्रष्टाचार और घूस के बोलबाले को देखते हुए बंबई के विधान मंडल के गठन में मैं सहयोजित सदस्यता के सिद्धांत का विरोध करता हूं। एक आपत्ति यह भी है कि यदि विभिन्न संप्रदाय चुनावों में निर्वाचित नहीं हो पाते तो संप्रदाय विशेष के प्रभाव से मुक्त वास्तविक प्रतिनिधित्व के लिए सहयोजित सदस्यता के सिद्धांत से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि संभव है कि सहयोजित सदस्यता के समय केवल उन्हीं को सहयोजित किया जाए जो बहुसंख्यकों के हाथ का खिलौना बनना चाहें। मेरे विचार से यह स्थिति बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व न मिलने से भी बदतर होगी और इस आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं। महोदय, मेरा निवेदन है कि इस उपसमिति को यह सिफारिश करनी चाहिए कि प्रांतीय विधान मंडलों का संविधान ऐसा हो कि उसमें नामांकन का प्रावधान न किया जाए। दीवान बहादुर रामचंद्र राव कहते हैं यह बेहतर रहेगा। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं इस विषय पर मेरा यह विचार है, मैं निश्चय ही सहयोजित सदस्यता का विरोधी हूँ। तब दीवान बहादुर रामचंद्र राव कहते हैं कि मैं सहमत हूँ कि इस प्रतिवेदन में कुछ इस तरह की सिफारिश की जाए कि विधानमंडल के सभी सदस्य निर्वाचित होने चाहिए और जब तक उपसमिति की ओर से इस तरह का संकेत नहीं दिया जाएगा नामांकन तत्व हमेशा बना रहेगा। हालांकि हम सब सदस्यों की यही इच्छा है कि नामांकन का चलन समाप्त होना चाहिए। इस संबंध में प्रतिवेदन में सिफारिश की जाए। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि हम सब नामांकन की बुराइयों से परिचित हैं और हम चाहते हैं कि इसे शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। इन परिस्थितियों में मैं इस संशोधन का समर्थन नहीं करूंगा और अपने मित्र डॉक्टर अम्बेडकर के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा। अध्यक्ष कहते हैं प्रस्ताव क्या था? मेरे समक्ष प्रस्ताव का पाठ नहीं है। तब बादशाह कहते हैं हम ये कहेंगे कि उपसमिति की यह राय है कि उसके पश्चात प्रांतों में विधान परिषदों के सभी सदस्य निर्वाचित हों। अध्यक्ष, यह एकदम भिन्न संशोधन है। यदि आप इसे पेश करना चाहते हैं तो आपको इसे लिखित रूप में देना होगा। अध्यक्ष कहते हैं मैं इस मुद्दे पर आपका निर्णय जानना चाहूँगा। राजा नरेंद्र नाथ कहते हैं कि मैं माननीय एपी पात्रों की बात का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से नामांकन का अधिकार केवल उन्हीं हितों तक सीमित रखा जाए जिन्हें चुनाव से नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर शहादत अहमद खां कहते हैं जी हाँ। राजा नरेंद्र नाथ कहते हैं कुछ प्रांतों में ऐसे समुदाय जिनसे डॉक्टर अंबेडकर संबद्ध हैं हो सकते हैं जिनके लिए चुनावों का प्रबंध करना असंभव होगा। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जिस संविधान में मेरे समुदाय को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा उससे मेरा कोई संबंध नहीं होगा। एक बार पुनः इस सेंटेंस को समझ लीजिए मेरे साथियों। बाबा साहब का संकल्प किसके प्रति है ये जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं जिस संविधान में मेरे समुदाय को, यानी कि यहाँ पर अस्पृश्यों की तरफ से, दलितों की तरफ से बाबा साहब नेतृत्व कर रहे हैं, समुदाय को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा उससे मेरा कोई संबंध नहीं होगा। राजा नरेंद्र नाथ कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर जिस समुदाय के हैं यदि उसके लिए निर्वाचन की व्यवस्था करनी है तो उसे एक भिन्न आधार पर किया जाना पड़ेगा।
और सीमित आधार पर नामांकन की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उप समिति के अधिकांश सदस्य खंडगाह के समर्थक हैं, जैसा कि प्रतिवेदन में दिया गया है। यानी कि अध्यक्ष जी यहाँ पर बाबा साहब की बात से सहमत हैं। और इस तरह से यहाँ पर देखिए किस तरह से मतदान का अधिकार देने के लिए बाबा साहब कितने गोलमेज सम्मेलन में शक्ति के साथ अपनी बात को स्पष्ट करते। मेरे साथियों, मतदान का अधिकार यूं ही नहीं मिला, इसके लिए बाबा साहब ने जीवन संघर्ष किया है, जिसको आप विभिन्न अम्बेडकर संदेश के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। 16 दिसंबर 1930 को पूर्ण अधिवेशन की समिति उप समिति संख्या 2 प्रांतीय संविधान के प्रतिवेदन पर टिप्पणी आती है। जो कमेंट्स आते हैं वो हम आपके समक्ष रख दें। श्री चिंतामणि ने प्रांतों में द्वितीय सदन की स्थापना का विरोध करते हुए कहा है कि यह महंगी विलासिता होगी और इसका कोई उपयोग नहीं होगा। संयुक्त प्रांत में द्वितीय सदन की मांग ऐसे संप्रदाय के एक छोटे से वर्ग ने की है, जिसे साइमन कमीशन के अनुसार प्रांतीय विधान मंडल में पहले ही अत्यधिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इसलिए उन्होंने संयुक्त प्रांत अथवा भारत के किसी अन्य प्रांत में काफी लंबे समय के लिए और किसी भी स्थिति में प्रस्तावित द्वितीय सदन को बिल्कुल अनावश्यक एवं अवांछनीय समझा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं श्री चिंतामणि के विचार से सहमत हूँ। अध्यक्ष कहते हैं, अब हम पैरा 5 खा पर चर्चा करेंगे। यह पैरा मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, उप समिति में यह प्रस्ताव पेश किया गया है कि निर्वाचित शब्द को प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य प्रतिवेदन के एक अन्य भाग में समिति द्वारा की गई इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हटा दिया जाना चाहिए कि विधानमंडल का गठन शायद कुछ नामांकित सदस्यों से कराया जाएगा। तब ये निर्णय लिया गया था कि विधानमंडल के गठन पर विचार करने के लिए गठित समिति यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि नामांकित सदस्य होने चाहिए तो निर्वाचित शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष, प्रयुक्त शब्द सामान्यतः है, मंत्रियों को सामान्यतः से लिया जाना चाहिए। मेरे विचार से ये बात उसके अंतर्गत आ जाएगी। इसमें असामान्य कार्य की असंभव आवश्यकता का संकेत है। अब आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न। कल के अम्बेडकर संदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ गोलमेज सम्मेलन में उप समिति संख्या 3 है मेरे साथियों। उप समिति संख्या 3 जो अल्पसंख्यक मुद्दों से संबंधित है, और यही वो समिति है जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से बाबा साहब अपनी बुलंद आवाज में अपनी बात को रखते हैं। कल के अम्बेडकर संदेश में देखने को मिलेगा ये शानदार वक्तव्य भाषण बाबा साहब का। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिस संविधान में मेरे समुदाय को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा, बाबा साहब कहते हैं कि जिस संविधान में मेरे समुदाय को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा, आगे का सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। बाबा साहब ने जो चेतावनी दी है, इस चेतावनी को कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। तो आज के अम्बेडकर संदेश को इस निवेदन के साथ कि इन ऐतिहासिक अम्बेडकर संदेश को आपको जन जन तक पहुंचाने का स्वयं से भी प्रयास जरूर करना चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो। समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।